students, welcome to our channel Achieve Excellence in Commerce by Mansi Zuberi. So previous वीडियो में हमने अकाउंट्स लिखने के एडवांटेजेस सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब आप सोचोगे कि अकाउंट्स लिखने की भी कुछ लिमिटेशंस होती है क्या? तो आंसर है हाँ। ठीक है, जब भी हम अकाउंट्स लिखते हैं तो कुछ कुछ उसके लिमिटेशंस भी होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है हर एक चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे अकाउंट्स की कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है। पर ये लिमिटेशन को देखने से कोई अकाउंट्स लिखना ही बंद कर देगा, ऐसा कभी नहीं, कि उसके एडवांटेजेस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए सो अब आप सोचोगे कि अकाउंट्स लिखने की लिमिटेशन क्या होती है। सो सबसे पहले लिमिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले लिमिटेशन कौन सी है? सो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहली हमारी अकाउंट की लिमिटेशन है नंबर 1, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो ये मैंने क्यों लिखा है? तो पता है पहले पार्ट से आपको पता है कि हम अकाउंट्स में सिर्फ उसी का रिकॉर्ड करते हैं, उसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं जो आप पैसों में मेजर कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा उसी की हम एंट्री करेंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसी की एंट्री करेंगे। जो ट्रांजैक्शन आप पैसों में नहीं मेजर कर सकते हो उसका हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये आपको पता है। तो अब आप बोलोगे तो ये तो अच्छी बात है ना कि हर एक ट्रांजैक्शन में पैसा होगा तो लिखने में आसानी होगी। तो लिमिटेशन कैसे हुई है? तो देखो, जब भी हम अकाउंट्स लिखते हैं तो जब भी हमारा बिजनेस होता है उसमें ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ पैसों से हो, वही इंपॉर्टेंट हो, वैसा तो कभी नहीं होता है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है बिजनेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर फिर भी उसको आप पैसे से मेजर नहीं कर सकते ना, इसके लिए हम उसके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उस ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये लिमिटेशन है। तो ऐसी कौन सी चीजें होती है हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में, कि जो इम्पोर्टेंट होती है पर फिर भी हम नहीं लिख सकते, इसके लिए ये लिमिटेशन बन गया नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो हमारे बिजनेस में हमारे वर्कर्स जो होते हैं, सपोज वो बहुत अच्छे हैं, टाइम टू टाइम आ जाते हैं, टाइम टू टाइम वर्क करते हैं, बहुत ही लॉयल है, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो इसके वजह से आपका जो भी गुड्स है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, टाइम टू टाइम आप ऑर्डर की डिलीवरी कर सकते हो, और जो है आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है क्योंकि वर्कर बहुत अच्छे मिले हैं आपको। तो ये क्या आप लिख पाओगे? वर्कर कितना ईमानदार है, कितना लॉयल है, क्या आप ये पैसे में मेजर कर पाओगे कि ये जो है 1 लाख रुपीस का ये जो हमारा पहला वर्कर है वो लॉयल है? मेजर कर सकते हैं कभी भी हम? तो ये कभी भी मेजर नहीं होता है। हालांकि उसी की वजह से आपका ऑर्डर टाइम टू टाइम डिलीवर हो रहा है और उसी की वजह से ऑर्डर आपको ज्यादा रिसीव हो रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे बना रहे हैं वर्कर्स। तो ये सारी चीजें आप पैसों में मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट है ये चीजें, फिर भी नहीं लिख सकते हम। तो इसके लिए लिमिटेशन बन गई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, कि ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि हमारे वर्कर अच्छे हो, अच्छे से काम करे, लॉयल रहे हमारी फर्म के प्रति, पर फिर भी उसको हम पैसे में मेजर नहीं कर पाते तो हम नहीं लिखते। तो इसके लिए हमारी पहली लिमिटेशन बन गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरी हमारी जो लिमिटेशन है वो है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। दूसरी हमारी लिमिट है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। तो ये क्या है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी? मतलब मनी की जो वैल्यू होती है वो स्टेबल रहेगी, ये अकाउंट एज्यूम करता है, पर ये एज्यूम जो करता है ना अकाउंट्स वो गलत है, इसके लिए लिमिटेशन। अब आप बोलोगे गलत कैसे? तो सब यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपने 6 साल पहले कुछ परचेज किया, सपोज आपने बिल्डिंग परचेज किया 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपीज में आपने बिल्डिंग परचेज किया है 6 ईयर अगो। ठीक है, सो अकाउंट्स क्या एज्यूम करेगा? हम 5 लाख रुपीज से उसकी एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट्स एज्यूम करेगा इसकी वैल्यू जो है वो 5 लाख रहेगी, पर आपको तो पता है कि जो इन्फ्लेशन की वजह से जो पैसा है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, उसमें चेंज होता रहता है, पर अकाउंट जो है इसको इग्नोर करता है। तो अकाउंट क्या यहाँ पे लेता है, एज्यूम क्या करता है कि जो पैसे उसकी वैल्यू स्टेबल रहेगी, पर इसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है। तो इसकी वजह से ये लिमिटेशन बन गई अकाउंट्स की। ठीक है,
तो ये हो गया नंबर 2 पे स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी जो एज्यूम करता है अकाउंट्स, वो गलत है, इसके लिए इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद और क्या लिमिटेशन है, तो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में सीखा था हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस, या तो इवेंट्स। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में सीखा था कि हम हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस जो होते हैं या हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होती है उसी की एंट्री करते हैं, मतलब जो इवेंट हो गया, जो ट्रांजेक्शन हो गया उसी की एंट्री करते हैं ना। तो आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है कि जो ट्रांजेक्शन हो गया उसी की हम एंट्री करते हैं, जो होने वाला है उसके पैसे नहीं दिए ना तो गुड्स आया है तो उसकी एंट्री करके क्या करेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे ये लिमिटेशन कैसे बना हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हो गया जिसमें गलती हो गई, अगर सपोज समझो कुछ ट्रांजेक्शन आपने कर दिया और उसमें मिस्टेक हो गई, आपको वो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको लॉस भी हो गया, तो उसका करेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हम उस ट्रांजेक्शन जो हो गया गलती से, उससे कुछ सीख के आगे वैसे मिस्टेक नहीं करेंगे, पर वो जो हो गया उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते ना, इसके लिए यहाँ पे उसको लिमिटेशन में कंसिडर किया है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि जो हो गया उससे कुछ सीखते हैं, ठीक है, पर जो हो गया ना उसको कभी हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए इसको यहाँ पे लिमिटेशन में कंसिडर किया है। उसके बाद यहाँ पे यूज ऑफ एस्टिमेट्स, यूज ऑफ एस्टिमेट्स मतलब जब भी हम अकाउंट्स लिखते हैं ना तो एस्टिमेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपने कुछ भी लिखना शुरू नहीं किया है ताकि आपको पता नहीं होगा अभी कुछ भी। तो जब भी हम बैड डेब्ट्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो एप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। रेट जब हम डिसाइड करते हैं डेप्रिसिएशन का, वो जो है वो भी हम खुद से डिसाइड करते हैं, अप्रोक्सीमेटली डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कितना परसेंट हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व एंड डेटर्स कितने परसेंट रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है, बीडीआर कैलकुलेशन जो होता है कितने परसेंट रखना है, वो हम एस्टिमेट से रखते हैं खुद से। तो जैसे जैसे सम आएंगे ना वैसे वैसे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि बैड डेब्ट्स क्या होता है। बैड डेब्ट्स क्या होता है वो अभी इसी फर्स्ट लेसन में हम सीखने वाले हैं। जब हम टर्मिनोलॉजी सीखेंगे तब मैं सारी चीजें सिखाऊंगी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, रिजर्व, डिस्काउंट, सारी चीजें हम सीखने वाले हैं 1 by 1। तो अभी के लिए जब भी बैड डेब्ट्स होती है ना तो उसका हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट लगाना पड़ता है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के कि हमें कितना लॉस प्रीवियस ईयर में हुआ था, तो इस साल कितना बैड डेब्ट्स हो सकता है, कितने पैसे नहीं मिलेंगे डेटर्स के पास से, उसका हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। और एस्टिमेट करेंगे तो वो कभी राइट होता है, कभी रॉन्ग होता है, मतलब कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी कभी उसके आसपास भी हो जाता है। तो ये जो एस्टिमेट का हम यूज करते हैं ना, तो इसकी वजह से अगर एस्टिमेट रॉन्ग हो गया, आपका एस्टिमेट किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत कम हो गया, तो उसके वजह से आपने जो अकाउंट्स लिखे हैं वो भी रॉन्ग हो जाएंगे, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद अभी देखो टोटल हमारी 6 ही लिमिटेशंस है अकाउंट्स लिखने के लिए। तो 4 लिमिटेशन तक तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट्स नहीं होगा, बहुत ही सिंपल थी। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। सो अब आप बोलोगे मार्केट वैल्यू को हम अवॉइड कैसे करते हो, तो जब भी आप कोई भी एसेट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो उससे हम कोस्ट वैल्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं, कोस्ट वैल्यू से, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि मार्केट वैल्यू का अवॉइड करना अच्छा होता है, बुरा होता है, क्या होता है, क्यों ये लिमिटेशन है, तो समझो। सपोज यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेज किया, अगर आपने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, समझो सपोज आपने 15,000 रुपीज में परचेज किया फर्नीचर, ठीक है, ये इसकी कोस्ट वैल्यू है, फर्नीचर परचेज की कोस्ट वैल्यू। तो आज आपने परचेज किया 15,000 में, तो हम अकाउंट्स में 15,000 से ही रिकॉर्ड करेंगे हमारी एंट्री, ये कोस्ट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू क्या होती है, 2 दिन बाद अगर आप ये फर्नीचर को सेल करना चाहते हो तो मार्केट वैल्यू आप पता करोगे ना, मार्केट वैल्यू आप पता करोगे कि इसको सेल करेंगे तो पैसे कितने मिलेंगे। तो या तो इसके पैसे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे या तो कम। सपोज हम सेल करने जा रहे हैं 2 दिन बाद, तो एक कस्टमर मिला 14,000 रुपीज में लेने के लिए रेडी है, उसको ये फर्नीचर चाहिए पर वो 14,000 रुपीज देगा 2 दिन बाद, समझो।
ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 14,000 ये ज्यादा भी दे सकता है, ये कम भी दे सकता है। मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, तो क्या आप डेली मार्केट वैल्यू लिखोगे? नहीं ना, हर एक दिन किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। तो मार्केट वैल्यू की हम रिकॉर्ड कभी नहीं करते। हम कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट वैल्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं, हम मार्केट वैल्यू को अवॉइड करते हैं। हालांकि हमारे बुक में जो वैल्यू होती है, ठीक है, उससे मार्केट वैल्यू अलग होगी। जब भी हम सेल करने जाएंगे तो वो डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेगी। ये कॉस्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती है, डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेगी, मार्केट वैल्यू। तो फिर इसके लिए हम कॉस्ट वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं। मार्केट वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि डेली वो चेंज होता रहता है। इसके लिए एक लिमिटेशंस है, ठीक है। और लास्ट लिमिटेशन हमारी आज के लिए अकाउंट्स लिखने की, ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। ड्यूअल स्टैंडर्ड्स, ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। सो इसका मतलब क्या है? ड्यूअल स्टैंडर्ड मतलब अकाउंट जब हम लिखते हैं ना, तो अलग अलग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? तो जैसे कि आपको अगर अभी तो पता नहीं होगा, पर हम P&L अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हम पार्ट 2 में सीखने वाले। जब हम फाइनल अकाउंट्स लिखेंगे ना, तब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। ये सारी चीजें हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सो जब हम P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम करंट ईयर की वैल्यू लिखते हैं। करंट ईयर में हमने सैलरी कितनी पे की, करंट ईयर में हमें कमीशन कितना रिसीव हुआ, इनकम एंड एक्सपेंस जो भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनकम एंड एक्सपेंस की एंट्री करते हैं, वो सारी की सारी करंट ईयर की करते हैं। ठीक है, कौन से ईयर की? करंट ईयर की। ठीक है, करंट ईयर में हमने सैलरी कितनी पे की है, करंट ईयर में हमें कितनी कमीशन की इनकम हुई है, या किसी भी चीज की रेंट कितना रिसीव्ड हुआ है, या रेंट कितना पे किया है, वो सारी चीजें हम करंट ईयर की रिकॉर्ड करते हैं। पर जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखते हैं। तो मैंने अभी बोला कि जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स, तो हम कॉस्ट वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ना ही उसकी करंट वैल्यू लेंगे। करंट वैल्यू कभी नहीं लेते। करंट मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू हम कभी भी नहीं लेते। सो ये जो है, ये ड्यूअल स्टैंडर्ड हो गया कि P&L में हम करंट ईयर की वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस शीट में हम कॉस्ट वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं, जो भी चीजें रिकॉर्ड करेंगे वो। ठीक है, सो इसी के लिए P&L एंड बैलेंस शीट में हम ड्यूअल स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। तो इसके लिए अकाउंट की एक लिमिटेशन है। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, 6 लिमिटेशन आज हमने सीखी है अकाउंट्स की, बहुत ही सिंपल है। पर ये लिमिटेशन की वजह से हम अकाउंट्स लिखना छोड़ दे, ऐसा कभी भी नहीं करते, क्योंकि उसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, और मोस्टली हम अकाउंट्स लिखते ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए। सो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया है, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।